हेलो एवरीवन। कक्षा 11वीं अकाउंट का पेपर है वार्षिक परीक्षा 2021 का। पूरे उत्तर इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया था, लेकिन उससे पहले आप एक बार पेपर मिला लीजिए क्योंकि पेपर सेट में आया हुआ है। ये पेपर है व्यापारिक बट्टा क्या है। 6वां प्रश्न है अथवा में लेखांकन को परिभाषित कीजिए। 7वां प्रश्न है पूंजी से क्या आशय है, अथवा में दायित्व से क्या आशय है। 8वां है जीएसटी की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। IFRS क्या है, लेखांकन मानक क्या है। तो आप पेपर देख लीजिए कि यही पेपर है आपका। आप सीधे आपको उत्तर दिखाते हैं कि स्टूडेंट ने कॉपी में लिखा हुआ है। ये 6वां का उत्तर है, पहले वीडियो में भी था ये। 7वां भी आप लिख चुके होंगे। 8वां का उत्तर अथवा का देखिए ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन अथवा का है मानक को IFRS के नाम से जाना जाता है। मानक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड IASB द्वारा जारी किए गए हैं। ये 8वां का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देखिए। तलपट खाता बही के दोनों पक्षों के योग या शेषों की वह सूची है जिसके दोनों भाग डेबिट एवं क्रेडिट में मिल जाने से यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन की दोनों पक्षों में खतौनी हो चुकी है। 11वां का उत्तर अथवा देखिए। यह एक लिखित प्रपत्र है। वाउचर एक कागजी प्रमाण पत्र है। लेखा पुस्तकों में प्रकट होने वाली प्रविष्टियों को प्रमाणित करता है। वाउचर लेखा पुस्तकों में होने वाली प्रविष्टियों का पूर्ण विवरण प्रदान करता है। वाउचर लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वैधता को प्रमाणित करता है। ये 11वां का उत्तर था अथवा का। 12वां का इसको आप टेबल बना लीजिए। परचेस रिटर्न बुक है। विक्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही जो भी हो आप इसको बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर भी आप इसको लिख सकते हैं। कमेंट्स कर रहे थे बच्चे कि इसके आगे का उत्तर बताइए। ये 12वां का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है तलपट का योग न मिलने पर कम तरफ की राशि उचंत खाते में लिखी जाती है। एक पक्षीय शुद्धियों का लेखा भी इसी खाते में किया जाता है। यह एक अस्थायी खाता है। अशुद्धियों के सुधार के लेखे कर देने पर वह स्वतः बंद हो जाता है। इस खाते का क्रेडिट शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और डेबिट शेष संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। 13वां का उत्तर था ये। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखिए। अंतर का आधार इधर लिखना है ह्रास और उच्चावचन में। कारण है प्रयोग, समय और प्राकृतिक प्रभाव के कारण जो कमी संपत्ति में आ जाती है। उच्चावचन में लिखना है उच्चावचन संपत्तियों में होने वाली वह कमी है जो संपत्तियों के मूल्य परिवर्तन के कारण होती है। लेखे में लिखने से लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। स्थायी संपत्ति में इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बाजार मूल्य में इसका बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं होता। इसका बाजार मूल्य से सीधा संबंध होता है। स्वभाव में संपत्ति की उत्पादन शक्ति में धीरे धीरे ह्रास होता है। संपत्ति के मूल्य में अस्थायी रूप से कमी या बढ़ोतरी होती है। ये प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर अथवा का है। अंतर का आधार क्षेत्र, उद्देश्य, योग्यता। बही खाता लेखांकन में अंतर है। इसका क्षेत्र संकुचित है। बही खाते का उद्देश्य व्यापारिक सौदों को मात्र रिकॉर्ड करना है। इसका क्षेत्र व्यापक है, लेखांकन में लिखना है। लेखाकर्म का उद्देश्य इससे एक कदम आगे है, अर्थात इन व्यापारिक सौदों के रिकॉर्ड का विश्लेषण करना है। योग्यता में बही खाते का कार्य साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है। लेखांकन का कार्य करने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित एवं अनुभवी होना आवश्यक है। संपत्ति के लिखना है बही खाते का कार्य प्रारंभिक लेखा होने पर पूर्ण हो जाता है। लेखांकन का कार्य वर्ष के अंतिम दिनों में अंतिम खाते बनाने से ही पूर्ण हो जाता है। प्रकृति में बही खाता एक कला, लेखाकर्मिक विज्ञान है। 16वां का उत्तर है दो खातों का प्रभावित होना। इस प्रणाली के द्वारा वित्तीय व्यवहारों का लेखा करने से कम दो खाते प्रभावित होते हैं। उसी के आगे दूसरा नंबर है विपरीत पक्षों में लेखा। इस प्रणाली के अंतर्गत जो पक्ष प्रभावित होते हैं वे आपस में विपरीत पक्ष के होते हैं, अर्थात एक खाता डेबिट और दूसरा खाता क्रेडिट किया जाता है। तीसरा नंबर है दोनों पक्षों में समान राशि। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रभावित होने वाले दो खाते जिनमें से एक को डेबिट किया जाता है वह दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। इनमें लिखी जाने वाली राशि का योग सदैव समान होता है, अर्थात डेबिट पक्ष की राशि का योग क्रेडिट पक्ष की राशि का योग। वैज्ञानिक प्रणाली है चौथा। वित्तीय व्यवहारों को इस प्रणाली के अंतर्गत लिपिबद्ध करने के लिए इस प्रणाली के कुछ अपने नियम और सिद्धांत हैं। इस कारण यह प्रणाली वैज्ञानिक मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देखिए। सौदे के दोनों पक्षों का ज्ञान जर्नल में लेखा करने से यह ज्ञान हो जाता है कि किस खाते को कितनी रकम से डेबिट करना है। दूसरा है समझने में सुविधा। जर्नल में प्रविष्टि के बाद ब्यौरा दिया जाने से संबंधित व्यवहार की जानकारी आसानी से समझ में आ जाती है। उसी का तीसरा है लेखांकन की नींव। सौदे का लेखा सर्वप्रथम जर्नल में ही किया जाता है। इसी के आधार पर खतौनी तथा अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, अतः जर्नल नींव के पत्थर का कार्य करता है। चौथा है खतौनी में सरलता। जर्नल से खातों में खतौनी करना सरल हो जाता है। इसी के आधार पर खतौनी तथा अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। सौदों की पुष्टि है। जर्नल में लिखे गए व्यवहारों सौदों की पुष्टि करते हैं। खातों की सत्यता की जांच लेखा परीक्षक जर्नल से ही करता है। 18वां का उत्तर लिखिए। पहला कार्य विभाजन।
एक जर्नल के स्थान पर अनेक जर्नल होने से प्रत्येक सहायक बही का कार्य अलग अलग कर्मचारियों को दिया जाने लगा। इस तरह कार्य विभाजन होने से लेखांकन का कार्य शीघ्रता एवं सुगमता से किया जाता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण, अलग अलग सहायक बहियों के लेखांकन का कार्य अलग अलग व्यक्तियों को सौंपने से उसमें होने वाली गलतियों व भूल चूक आदि के लिए उसे उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है। उसी के आगे लिखिए, खतौनी में सरलता। प्रत्येक प्रकार के सौदे के लिए अलग अलग बही होने से लेखों का संबंधित खातों में खतौनी करना सरल हो गया। एक ही स्थान पर पूर्ण जानकारी, एक ही प्रकृति के सौदे का लेखा एक ही स्थान पर होने से सभी व्यवहारों की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। 19 का उत्तर है बैंक समाधान विवरण पहले में है। एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण ग्राहक व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही के बैंक खाते के शेष और पासबुक के शेष को मिलान करने हेतु बनाया जाता है। चौथा है बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही व पासबुक शेष में अंतर होने पर ही बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देखिए, आधार लिखना है, अंतर है। सीधी रेखा पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति। ह्रास की गणना में लिखना है, इसमें ह्रास संपत्ति की मूल लागत पर निकाला जाता है। इसमें ह्रास प्रतिवर्ष संपत्ति के घटते हुए शेष पर निकाला जाता है। ह्रास की राशि, इसमें ह्रास की राशि प्रतिवर्ष एक समान रहती है। इसमें घास की राशि प्रतिवर्ष, ह्रास की राशि प्रतिवर्ष घटती जाती है। इसके आगे मान्यता में लिखना है, इस प्रणाली को आयकर अधिनियम मान्यता नहीं देता। यह प्रणाली आयकर अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त है। ह्रास की दर, इस प्रणाली में ह्रास की दर समानता क्रय रहती है। इस प्रणाली में ह्रास की दर समानता ऊंची रहती है, कम रहती है। सरलता, इस प्रणाली में ह्रास की गणना करना अत्यंत सरल है। इस प्रणाली में घास की गणना करना अपेक्षाकृत कठिन है। प्रश्न 22 का उत्तर है, अथवा का अंतर का आधार में लिखना है। व्यापार की प्रवृत्ति, यह केवल नकद व्यवहारों का लेखा करता है या सभी नकद एवं उधार व्यवहारों का लेखा करता है। उपार्जन व्यवहार और रोकड़ आधार का अंतर था। वैधानिक स्थिति में लिखिए, कंपनी अधिनियम 2013 में इस आधार को मान्यता प्राप्त नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में इस आधार को मान्यता प्राप्त है। विश्वसनीयता में लिखिए, लेखांकन का आधार अधिक विश्वसनीय नहीं है, लेखांकन का यह आधार अधिक विश्वसनीय है। उपयोगकर्ता यह आधार पेशेवर व्यक्ति या गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है, जैसे वकील, डॉक्टर। और इसमें लिखना है, यह आधार उन सभी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर अथवा लिखिए, तलपट के दोनों पक्षों के योग का मिलान न होने पर, जब तलपट के दोनों पक्षों का योग समान नहीं आता तो उसमें अंतर होता है और काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी त्रुटि का पता नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में अंतर की रकम को उच्चंत खाते में हस्तांतरित करके तलपट के जिस पक्ष का योग कम हो जाता है उस पक्ष के उच्चंत खाता लिखकर योग के बराबर कर लिया जाता है। दूसरा, एक पक्षीय शुद्धियों का होना, जब अशुद्धियाँ खाते के किसी एक पक्ष में संबंधित होती हैं तो ऐसी अशुद्धियों को एक पक्षीय शुद्धि कहते हैं। ऐसी शुद्धियों को उच्चंत खाते में लिख दिया जाता है। तीसरा, व्यवहार की सही जानकारी न होने पर, जब किसी व्यवहार की सही जानकारी प्राप्त नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में उन व्यवहार की पूर्ण सूचना प्राप्त होने तक ऐसे लेखों को उच्चंत खाते में लिख दिया जाता है। उदाहरणार्थ, माना कि हमारे किसी देनदार ने अपना भुगतान बगैर हमें सूचित किए सीधा बैंक में जमा कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर है, निरंतर प्रयोग। निरंतर उपयोग के कारण या प्रयोग में आने से उसमें टूट फूट, लिखिसावट आदि के कारण संपत्ति का मूल्य ह्रास कम हो जाता है। समय का व्यतीत होना, लगभग सभी संपत्तियों की कीमत समय बीतने के साथ साथ कम हो जाती है, चाहे उस संपत्ति का उपयोग किया गया हो या ना किया जाए, परंतु फिर भी मूल्य कम हो ही जाता है। मूल पदार्थों का समाप्त हो जाना, कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती है जिनका मूल्य उनमें निकलने वाले पदार्थों के समाप्त हो जाने पर क्रय हो जाता है। जैसे कोयले की खदान से कोयला निकलने के बाद खदान की कीमत कुछ भी नहीं रहती। आप लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं आप, और वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट, इसको लिखिए। दुर्घटना के कारण ये लिखा हुआ है। 5वां पॉइंट, इसका भी पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। ये अकाउंट का पेपर था, कक्षा 11वीं का। थैंक यू।